गुड आफ्टरनून। आप सबको नमस्ते। दृष्टि द विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। बेटा हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी थर्ड और बॉटनी थर्ड का जो कॉमन टॉपिक है पोल्यूशन, उसमें एयर पोल्यूशन पढ़ लिए हैं, उनके हम शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे हैं। एयर पोल्यूशन के शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे हैं, जिनमें से पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको आप CFC कहते हैं। इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा एक ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन में आपने बताया कि ओजोन डिप्लीशन का मेन रीजन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होते हैं। तो कभी कभी शॉर्ट नोट में CFC से अकेले भी पूछा जाता है प्रश्न कि CFC क्या है, सेक्शन ए में। तो लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर इनर्ट नॉन टॉक्सिक केमिकल्स। ये अक्रिय विषहीन रासायनिक पदार्थ हैं। दीज आर फॉर्म्ड ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। इनका फॉर्मेशन जो है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम के द्वारा होता है। फिर है दीज इवेपोरेट एट लो टेम्परेचर। ये इवेपोरेट हो जाते हैं बहुत कम टेम्परेचर पर। एंड सो आर यूज्ड एज एरोसॉल्स, प्रोपेलेंट इन स्प्रे केन्स, एज वर्किंग गैस इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूनिट्स। मतलब ये बहुत कम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होने लगते हैं, यानी कि ये बहुत कम टेम्परेचर पर इनका इवेपोरेशन हो सकता है। इसलिए इनका यूज कैसे होता है, एरोसॉल के फॉर्म में। कहाँ पर? स्प्रे केन, जो आप देखते हैं स्प्रे वाली आती हैं, जैसे स्प्रे पेंट आता है, स्प्रे जिससे आप या कोई भी आप घर में जैसे स्प्रे जिससे करते हैं, तो जो केन वगैरह होते हैं उनमें गैस को बनाने के लिए, एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, इन सब में उनको ठंडा करने के लिए क्या बनाया, किसका यूज किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। और फोम, और इनका कहाँ यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्टायरोफोम, प्लास्टिक फोम एंड इन क्लीनिंग सॉल्वेंट। जो फोम वाले प्रोसेस होती है, जो फोम बनाते हैं, जैसे कि एज आप यूज करते हैं सेविंग फोम यूज करते हैं या कोई और फोम का यूज किया जाता है, जो फोम बनाए जाते हैं उन सब में इनको यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। इनका यूज, इनका इफेक्ट क्या पड़ता है, आप पढ़े हैं CFCs आर इमिटेड इन ट्रोपोस्फीयर। हमारे वायुमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पर ये ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा रिलीज होते हैं, और जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं तो करते क्या हैं, ओजोन डिप्लीशन करते हैं। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला है भैया शॉर्ट नोट, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन, the phenomenon of accumulation of pollutant inside cell or tissue of living organism at a concentration above that of surrounding environment is known as bioaccumulation. Bioaccumulation क्या है? मतलब कि चाहे केमिकल्स हो चाहे पोल्यूटेंट हो, जो हमारे सराउंडिंग में जिस कंसंट्रेशन में है, वहां से वो जब लिविंग सेल या लिविंग टिश्यू के अंदर इंटर कर जाए, हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाए, हमारी सेल्स में पहुंच जाए, हमारे टिश्यू में पहुंच जाए, उसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। यानी कि रीचिंग ऑफ केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स इन सेल और टिश्यू इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। हमारी सेल्स या हमारे टिश्यू में जो केमिकल्स हैं या जो पोल्यूटेंट्स हैं वो इंटर कर जाते हैं, तो इसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। फिर है भैया the increase in concentration of a foreign substance or pollutant within a biological system occurs due to their easy access in living system and their accumulation। मतलब लाइन बड़ी है, लेकिन इसका मीन्स कहने का इतना मतलब है कि किसी भी केमिकल या किसी पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन जो बढ़ता है हमारे इन्वायरमेंट में, जो बढ़ता है वो ड्यू टू दियर इजी एसेस इन लिविंग सिस्टम। मतलब हमारे लिविंग सिस्टम में जो इनका यूटिलाइज है, किसी भी केमिकल्स का, किसी भी पोल्यूटेंट का जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, किसी सोर्स का जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसी के कारण इनका हमारे कंसंट्रेशन में, हमारे इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ता है। सपोज दैट आप समझना चाहें इसको, कहने का मतलब है कि अगर हम जितना कोयला जलाएंगे या जितना लकड़ी जलाएंगे, उतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगी। बात समझ रहे हैं कि जैसे CO है, CO एक बायो एक्यूमुलेशन है। कैसे? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो ये हमारे सेल और टिश्यू में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएगा। और ये इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ता है? बाय ह्यूमन यूज। हम जितना कोयला या पेट्रोलियम जलाएंगे उतना ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ेगा।
फिर है फॉर एग्जाम्पल रेसिड्यूज ऑफ फैट सॉल्युबल इंसेक्टिसाइड्स आर स्टोर्ड इन फैटी टिश्यूज ऑफ लिविंग बींग्स फॉर ईयर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल में रेसिड्यूज ऑफ फैट सॉल्युबल इंसेक्ट, जैसे हम कीड़े मकोड़ों को मारने वाली दवा छिड़कते हैं, इंसेक्टिसाइड कहते हैं, तो उनमें कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और कहाँ स्टोर हो जाते हैं, हमारे फैटी टिश्यूज में, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल है। भाई हमने पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया, वो हमारे एयर के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचे, हमारी बॉडी के जो फैटी टिश्यूज हैं उसमें वो डिजॉल्व हो जाएंगे, उसमें एंटर कर जाएंगे और लॉन्ग टर्म तक हमारी बॉडी में बने रहेंगे। दैट इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि पोल्यूटेंट या केमिकल्स का, पोल्यूटेंट या केमिकल्स का हमारे सराउंडिंग में जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है तब वो हमारे सेल या टिश्यू में इंटर कर जाते हैं, इसी को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, 2 शॉर्ट नोट है। अगला है भैया बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन देखिए, बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। मतलब हमारे शरीर में जब इंटर कर जाएं पोल्यूटेंट्स या केमिकल्स तो उसे आप कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन, और जब केमिकल्स या पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाए हमारे इन्वायरमेंट में, दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन लिखा भी है, बायो मैग्निफिकेशन इज द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में बढ़ना वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंस और पोल्यूटेंट्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन। हमारे फूड चेन के सभी ट्रॉपिक लेवल में इनका अमाउंट बढ़ जाए। टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंटर द फूड चेन एट प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल। भाई किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस कैसे किसी फूड चेन में जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर से, एंड गेट कन्वर्टेड मेनी टाइम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल, और हर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जाएगा एज दे मूव अप इन फूड चेन, और फूड चेन में बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब समझिए, आप जब आगे इकोलॉजी पढ़ेंगे तो आप कहेंगे प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, प्लांट्स को जो खाएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर हैं, उन प्लांट्स को जो खाएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, सेकेंडरी को जो खाएंगे वो टर्टियरी कंज्यूमर हैं। यानी ये ट्रॉपिक लेवल हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट्स हुए, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल जो प्लांट्स को खाए, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो उन एनिमल्स को खाया जिन्होंने प्लांट्स को खाया। तो ऐसे ही हर ट्रॉपिक लेवल में पोल्यूटेंट्स पहुंचते जाते हैं। पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स, ये केमिकल हैं, पेस्ट को खत्म करने वाले, घास फूस को खत्म करने वाले, चूहों को खत्म करने वाले जो हम केमिकल का यूज करते हैं। एब्जॉर्ब्ड बाई प्लांट्स, बाई प्लांट्स के छिड़काव किए तो प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो गए। फ्रॉम प्रोड्यूसर दे इंटर फूड चेन एंड देयर कंसंट्रेशन इंक्रीजेस सेवरल टाइम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। कहने का मतलब जैसे किसी प्लांट पर जैसे आपकी कोई फसल है उस पर आपने इंसेक्टिसाइड छिड़का है, इंसेक्टिसाइड एब्जॉर्ब किसके द्वारा हो गए, प्लांट्स के द्वारा। अब मान लीजिए उस प्लांट्स को कौन खाया, गाय बकरी भैंस ये सब खाए, गाय बकरी का दूध मिला तो वो केमिकल किस में पहुंचा, गाय बकरी में, गाय बकरी से उनके मिल्क के थ्रू हम लोगों में पहुंचेगा, या जो बकरी को खा रहे हैं, मीट जो खाते हैं, तो प्लांट से किस में पहुंच गया, बकरी में, और वो केमिकल फिर बकरी से किस में पहुंच गया, ह्यूमन में। मतलब एक चेन बन जाती है। ऐसे ही ये केमिकल या पोल्यूटेंट्स एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते रहते हैं। कुल मिलाकर जब हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। और ये क्या होगा कि ये एक फूड चेन के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचते रहेंगे। अगला है भोपाल गैस ट्रेजेडी। आप नाम सुने हैं, 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी जिसमें क्या बनता था यूरिया मैन्यूर बनती थी, खाद बनती थी, और कुछ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड भी बनते थे। 3 दिसंबर 1984 भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। वहाँ इस कंपनी में रात में क्या हुआ, एक पॉइजनस गैस थी MIC, बड़े बड़े टैंक में रखी गई थी, मेथिल आइसोसाइनेट। ये गैस लीक कर गई और रात में ही पूरे उस भोपाल शहर में फैल गई ये गैस। उससे लगभग कई हजार लोग मारे गए। किताबों में तो 2500 3000 लिखते हैं, पेपर में 4000 लिखा हुआ था उस समय, लेकिन अमूमन शायद 10,000 से ज़्यादा लोग मर गए थे। तो मेथिल आइसोसाइनेट के द्वारा MIC के द्वारा भोपाल में बहुत से लोगों की मौत हो गई थी। इसी को कहते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस त्रासदी। सेम टू सेम लिखा भी है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 इन केस ऑफ एयर पोल्यूशन, क्योंकि एयर पोल्यूशन था,
in which MIC methyl isocyanate gas released from fertilizer manufacturing plant of Union Carbide कंपनी का नाम है, caused death of approximately 2,500 persons. This gas caused irritation which may followed by blindness and various lung diseases causing death. इस गैस के कारण बहुत सी हानियां हुई और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई भैया। कहने का मतलब आप समझ गए हैं। 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहाँ एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जो मैन्यूर फार्मेशन करती थी, खाद को बनाती थी। वहाँ के टैंकों में विषैली गैस रखी थी, MIC मेथिल आइसोसाइनेट, और ये गैस गलती से या कैसे भी रिलीज हो गई और बहुत से लोग मारे गए इस गैस के कारण। तो इसीलिए इसे नाम दिया गया भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके लिए कथन छपा हुआ था पेपर में उस समय, द पीपल ऑफ भोपाल मस्ट हैव हैड ए चोकिंग फीलिंग while a deadly cloud of gas hung over city in small hours of Monday morning. सोमवार की सुबह को जब सब लोग, आधे लोग तो मर चुके थे, जो लोग सो के उठे तो देखे कि पूरे आसपास एक विषैली गैस का धुंध छाया हुआ है और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। Many people were dead even before they knew what had hit them. बहुत से लोग ये जाने बिना ही मर गए कि कौन सी चीज़ उनको नुकसान पहुंचाई है। वहाँ के पेपर में छपा हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में भैया। इसके लिए एक शॉर्ट फिल्म भी है, अगर आप देखना चाहें तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, भोपाल प्रे फॉर रेन। आपके राजपाल यादव जी जो कॉमेडियन हैं, उन्हीं ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है भोपाल प्रे फॉर रेन। हिंदी में ही है, शॉर्ट स्टोरी है, आप देख सकते हैं कि उसमें लोग प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि इतना गैस का गुबार भरा हुआ था। लोग प्रार्थना कर रहे थे कि पानी बरस जाए तो ये गैस का प्रभाव खत्म हो जाए, बट बहुत से लोग मारे गए थे। तो एक एयर पोल्यूशन का ये बड़ा रीज़न था भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भैया ये 4 शॉर्ट नोट के साथ एयर पोल्यूशन के आपके शॉर्ट नोट खत्म हो गए। अगली वीडियो में हम लोग तुरंत भाग चलेंगे दूसरे पोल्यूशन पर, वाटर पोल्यूशन। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा था इसलिए कई वीडियो ले लिया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली वीडियो में हम लोग वाटर पोल्यूशन पढ़ेंगे, जो ये थर्ड जूलॉजी थर्ड और बॉटनी थर्ड का है। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलता है जूलॉजी पेपर फर्स्ट का, उसमें हम लोग सेरीकल्चर पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट उसका अगला वीडियो आपको मिलता है भैया। थैंक यू। इसको देख लीजिएगा 1-2 बार, इसको आप आराम से देखिएगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप इन्फॉर्म करिए। थैंक यू।